आज बता रहा हूँ मैं, आएगा बंदा केजरीवाल, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, लिखित बता रहा हूँ मैं। जब आप लोग जनता के बीच जाते होंगे कांग्रेस वाले, तो लोग पूछते नहीं होंगे कि लोकसभा में तो आप गले में हाथ डाल घूम रहे थे। जेब काटने के लिए अलग अलग हो गए सेपरेट, डकैती दोनों इकट्ठी डाली। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में शायद पहला केस होगा कि जिसमें 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई और नेताओं को सालों तक अंदर रखा। राष्ट्रीय स्तर पे मोदी था और दिल्ली में केजरीवाल। आप करो तो रेवड़ी नहीं, दूसरा करे तो रेवड़ी है। ये तो सीसीटीवी कैमरा जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लगे हुए हैं दिल्ली में, अगर ये सीसीटीवी कैमराज ना हो तो आधे से ज्यादा तो केसेस रिपोर्ट ना हो। एक एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट को 5000 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली खर्च करता है वो। चुनाव का ककहरा समझना हो तो हम सबसे पहले पसंद करते हैं जनता के बीच जानना, और अगर वहाँ गणित समझ में ना आ रही हो तो वकीलों के बीच आ जाओ, जो कि समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है। तो दिल्ली इलेक्शन हम कवर कर रहे हैं। इस वक्त आए हुए हैं 30 हजारी कोर्ट, जो कि दिल्ली की एक चर्चित कोर्ट है। पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली बार एसोसिएशन का बोर्ड भी लगा हुआ है। तमाम वकील साहब यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये 30 हजारी कोर्ट की गोल कैंटीन है। तो हम समझेंगे भाई कि दिल्ली में वकील साहब लोग क्या सोच रहे हैं, उनका क्या गुणागणित चल रहा है, विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं, कांग्रेस बीजेपी के जो दावे हैं उनके खिलाफ उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है आप सबसे वरिष्ठ हैं, आपसे शुरू कर देता हूँ। क्या नाम सर आपका? कबीर चौधरी। कबीर चौधरी। तो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर आप? सर वैसे तो दिल्ली में मैं 93 से हूँ और यूपी से मैं 80 से हूँ। यूपी में 80, उसके बाद यहाँ 93 आ गए थे आप? ये 93 में मैं दिल्ली में। तो फिर तो आपने तमाम सरकारें देख ली, तमाम दौर देख लिए, मतलब यही कहूँगा अगर दिल्ली के लिहाज से देखा जाए। तो अभी जो चुनाव चल रहा है आपके हिसाब से क्या बड़े मुद्दे हैं उसके? मुद्दे बताऊँ या फायदा हमें क्या है? जो आपकी इच्छा हो। मैं तो जानना चाहता हूँ कि मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है आपके हिसाब से? भाई मुद्दे तो वो बाद की बात है। हाँ। लेकिन एडवोकेट जितने साथी हैं हमारे, हाँ। ये इस बात पर इत्तेफाक करते हैं, केजरीवाल ने हमें इंश्योरेंस दिया है, हमें बिजली फ्री दी है और हमें पानी फ्री दिया है, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि सभी एडवोकेट बहुत अच्छे हैं। इंश्योरेंस कौन सा फ्री दिया है? हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख तक का है। 5 लाख तक। और बाई दी वे अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर 10 लाख रुपए मिलते हैं उसके बच्चों को लाइफ। अच्छा, ये स्पेशली लॉयर्स के लिए है? लॉयर्स के लिए है, जो सिर्फ केजरीवाल ने किया है। हाँ। न कभी कांग्रेस ने दिया, न कभी बीजेपी ने दिया, और उम्मीद ये है कि ये देंगे भी नहीं। केजरीवाल के अलावा कोई देगा भी नहीं। ये है मुद्दा। एक मुद्दा आपने ये बताया, इसी मुद्दे से एक जो टर्म निकल के बड़ा राजनीति में चल रहा है रेवड़ी वाला, कि रेवड़ी कल्चर इस देश में बड़ा हावी हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि जब फ्री वाली बात होती है, हालांकि अब सभी लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं, बहस जितनी भी राजनीति में होती रहे, क्या सोचते हैं, क्या फ्री में इस तरह की चीजें देनी चाहिए? तमाम लोग विरोध करते हैं, तमाम लोग पक्ष में रहते हैं। रेवड़ी की जहाँ तक बात है वो तो मोदी जी सबसे ज्यादा देते हैं। अच्छा, कैसे? अरे दुनिया भर के पैसे बांटते फिरते हैं, जो कई हजार करोड़ के स्कैम होते हैं उनको चुपचाप दबा देते हैं। तो उससे बड़ी रेवड़ी और क्या होगी? जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए, कौन सा स्कैम दबा दिया? जैसे अभी 2000 करोड़ का तो वहीं का अमेरिका का आ रहा है, वो अडानी के खिलाफ। रोज आ रही है न्यूज, आप भी सुन रहे हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो है ही जी, वो तो हजारों करोड़ का। उसके बाद में एक और आए हैं 4, क्या? मुझे नाम याद नहीं उनका, लेकिन 4 और आ रहे हैं जो न्यूज़ पाता। अच्छा, घोटाले और आ रहे हैं? घोटाले 4। अच्छा, तो भाई रेवड़ी इससे ज़्यादा और क्या होगी? केजरीवाल क्या देगा? रेवड़ी और भी है। क्या नाम है सर आपका? यूपी में जावेद खान। यूपी में जो है हाउसिंग सोसाइटी चल रही है, हाउसिंग बना रहे, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम है। ये रेवड़ी नहीं है। 2.5 लाख रुपए एक आदमी को दिए जा रहे हैं घर बनाने के लिए। ये रेवड़ी नहीं है क्या? ये क्यों दिए जा रहे हैं? प्लाट नहीं है, गाँवों में दिए जा रहे हैं। मेरे गाँव में सैकड़ों लोगों को दिए गए, और उसके ऊपर एक प्लेट लगाई जाती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये भी तो रेवड़ी है। तो ये बहस चलती है। 2019 से 20 से अब तक राशन दिया जा रहा है फ्री, ये भी तो रेवड़ी है। तो अगर आप करो तो रेवड़ी है, आप करो तो रेवड़ी नहीं, दूसरा करे तो रेवड़ी है। पब्लिक से मतलब लूट के पब्लिक को ही बांटा जा रहा है। ये मैं लूटा जा रहा है, लाखों में दिया जा रहा है, हजारों में। आपसे 1 लाख रुपए लूट लिया और आपको दे रहे 1000 रुपए। देखो पब्लिक को दे रहे हैं, इनकी गरीबी दूर कर रहे हैं। वैसे भी इंश्योरेंस और कोई भी मेडिकल क्लेम, ये रेवड़ी थोड़ा, ये रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है एक लॉयर की। जो इतने मेहनत करते हैं लॉयर
इस फील्ड में काम करते हैं लीगल, तो उसमें ये रेवड़ी कहाँ हो गई? अगर किसी को मेडिक्लेम देना, और फिर रेवड़ी कैसे हुई? प्रधानमंत्री जी तो दावा करते हैं कि हमने जो है आयुष्मान बना दिया, तो इसी तरह पे ये भी है लॉयर्स के लिए। आप लोग कह रहे हैं एक तरीके से कि रेवड़ी पर बातचीत, बहस बंद होनी चाहिए, क्या नाम है सर? संजीव नसीर नाम है मेरा। मैं बार में फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, अभी बार काउंसिल मेंबर भी हूँ। देखिए, फ्री रेवड़ी की अगर ये जो चर्चा चलती है, पॉलिटिकल ये वर्ड है, आप यूरोप में जाइए, देश के जितने भी विकसित देश हैं उसमें देखिए आप, वहाँ एजुकेशन पूरी तरीके से फ्री है, सारी स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी फ्री है, सीनियर सिटीजन्स को पूरी तरीके से पेंशन फ्री है। हमारे यहाँ जो टैक्स पेयर्स हैं उनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर ला के खड़ा कर दिया है देश को। 1/3 पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन को आप 5 किलो अनाज पे ला के रख दिया। दूसरी तरफ 200 लाख करोड़ रुपए के घाटे पे देश पहुंच गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा बता रहा हूँ। 2014 में जब ये लोग आए थे तो 55 लाख करोड़ देश का कर्ज था। आज एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके जन्म के साथ 1.5 लाख रुपया उस पर कर्जा है, अगर आप कैलकुलेट करें तो। और कोई ऐसी स्कीम जिससे कि एम्पावरमेंट होती हो। दिल्ली में आप दूसरी तरफ देखिए, आप दिल्ली में सरकारी स्कूलों का पूरे कंट्री में अगर सबसे बेस्ट सरकारी स्कूल कहीं पर हैं तो दिल्ली में है। इसकी शुरुआत किसने की? अरविंद केजरीवाल जी ने। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे मेरे 30 हजारी कोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें लॉयर्स या लिटिगेंट या जजेस कोई भी आए, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टेस्ट होते हैं। कोई भी दवाई बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह की सुविधाएं पूरी दिल्ली में 548 मोहल्ला क्लिनिक है। तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने काम किया है, ये फ्री रेवड़ी तो क्यों कहना शुरू किया इन्होंने? किनको लगा कि इन सारी स्कीम्स को हम लागू नहीं कर सकते? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री को अरविंद केजरीवाल जी की इन स्कीम्स से, जिन स्कीम्स को दिल्ली की जनता पसंद कर रही है, ये पूरे देश में लागू करने चाहिए। बिल्कुल, मेरे साथियों ने बिल्कुल ठीक कहा। लॉयर्स के, वी आर द प्रोफेशनल्स, हम लोग सर्विसेज देते हैं, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। उसके बावजूद हमारे ऊपर कोई भी रिस्क, अगर कोई लॉयर बीमार हो जाए तो उसको कोई संभालने वाला नहीं है। पहली सरकार है पूरे देश के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी ने सोशल सिक्योरिटी के नाम पे सीएम वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस की, जिसमें पिछले 5 साल से हम लोगों को मेडिक्लेम पॉलिसी में 5 लाख रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट कैशलेस इलाज होता है हमारा, और 10 लाख रुपए टर्म इंश्योरेंस। अगर कोई डेथ हो जाए तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए। ये सब स्कीम पूरे हिंदुस्तान के वकीलों के लिए लागू होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में कहीं लागू नहीं किया इन्होंने, क्योंकि इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स दिल्ली सरकार ने लागू की। महिलाओं को, बसों में कौन चलता है? 99% पुअर या लोअर मिडिल क्लास, उनकी महिलाओं को, जिनको बेचारों को काम करने के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है, उनको अगर फ्री बस यात्रा करवा दी तो उससे क्या हो गया कि दिल्ली के अंदर जो महंगाई है, उस महंगाई पे कुछ रिलीफ देने का काम अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने किया है। वो मेडिकल के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, बिजली फ्री करने के नाम पे, पानी फ्री करने के नाम पे। बाकी दिल्ली में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, होना ये चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जी मैंने ये काम किया, ये किया है, और अभी महिला सम्मान योजना लेके आऊँगा। उन्होंने कहा है कि मैं सभी बुजुर्गों के लिए, चाहे वो जॉब में है या प्रोफेशन में है, गरीब है अमीर है, जो भी 60 साल का है, दिल्ली का सिटीजन है, उसका सारा का सारा इलाज दिल्ली सरकार करवाएगी, सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। ऐसी योजना लेकर आए तो उसके काउंटर में आप योजना लेके आओ ना। आप योजना नहीं लेके आओगे कोई, आप गाली गलौज पे आ जाते हो, आप झूठे केसों में फंसा देते हो। तो मैं मानता हूँ दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पहली सरकार ऐसी है जो दिल्ली के आम जनता के लिए, आम जन के लिए काम कर रही है, प्रोफेशनल्स के लिए काम कर रही है, सबको रिस्पेक्ट देने का काम कर रही है। दूसरी तरफ क्योंकि दिल्ली के अंदर हाफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लैंड है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है। आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, पुलिस का क्या हाल है? आज किसी थाने में कोई कंप्लेंट जाके अपनी कंप्लेंट देने में सुरक्षित महसूस नहीं करता है। रोज आए दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, एवरेज 2 रेप तो रिपोर्टेड है। ये तो सीसीटीवी कैमरा जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं दिल्ली में, अगर ये सीसीटीवी कैमराज ना हो तो आधे से ज़्यादा तो केसेस रिपोर्टेड ना हो।
मतलब आप मानते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल मुद्दा उठा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर वाला, और उसके लिए केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहे हैं, वो ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात है, 100% ठीक बात है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है दिल्ली की? बहुत ज़्यादा ख़राब है। गृह मंत्रालय के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का आता है, उसकी स्थिति क्या है? NCRB के डाटा हैं, दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे क्राइम। उसमें क्या कर रही है दिल्ली पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट? कुछ नहीं कर रही, खाना पूर्ति। तो ये तो मुद्दा है, ये तो जवाब देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। बाबूलाल। कब से कर रहे हैं वकालत आप? मेरे को तो 5 years हो गए सर। 5 years हो गए। क्या लगता है आपको? Basically, whatever the issues has been raised by the honorable member, this is a correct in the Delhi government, because first of all, आप हिंदी में प्लीज बात कर सकते हैं, हम लोग हिंदी मीडिया से जी। ओके जी। तो आज तक के किसी भी सरकार ने 47 से लेके आज तक वकीलों के लिए कुछ नहीं किया, और वकील इतना रिस्क लेते हैं, क्रिमिनल केस के अंदर लड़ाते हैं, क्रिमिनल को सजा दिलाते हैं, और इनकी कितनी जान को खतरा है। तो किसी भी सरकार ने आज तक वकीलों के लिए क्या किया? ठीक है, कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कितने एक्ट पास कर दिए, लेकिन इनकी क्या सिक्योरिटी आज? पुलिस के लिए सिक्योरिटी है, जजों के लिए सिक्योरिटी है, मंत्री के लिए सिक्योरिटी है, ठीक है, तो एडवोकेट के लिए क्या सिक्योरिटी है? ठीक है ना, कोई परमानेंट जॉब है। तो जो आज केजरीवाल जी ने स्टेप उठाया वो अप्रिशिएटेड है, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये रेवड़ी बांटने का काम नहीं है, ये तो सिक्योरिटी का मुद्दा है वकीलों के लिए। जैसे तमाम मुद्दे में इलेक्शंस में एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, इन सारी स्कीम्स के बावजूद दिल्ली सरकार पहली सरकार है जो प्रॉफिट का बजट दे रही है। भारत सरकार कुछ स्कीम नहीं चला रही है, जुमलेबाजी करने के बावजूद 200 लाख करोड़ का। मगर सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, जो 2100 रुपए देने की बात हो रही है, अब दिल्ली में लाखों महिलाएं हैं, उनको 2100 रुपए अगर दिए जाएंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई तब तो फिर नेगेटिव में चला जाएगा ना बजट। देखिए, ये सब नेगेटिव अप्रोच है, पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके के रेज कर रही है। मेरा ये मानना है किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर कोई घोषणा करता है या कोई भी पार्टी कोई घोषणा करती है तो उसका होमवर्क करती है। और अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे नेता हैं, IRS रहे हैं। आपको ध्यान होगा 2015 से लगातार ये बात विपक्ष ने उठाया कि ये इतनी वेलफेयर स्कीम्स के बाद तो घाटे का बजट आएगा। अब तक तो घाटे का बजट आया नहीं है। और आप विश्वास रखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी विश्वास से ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली का बजट घाटे का नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी कि उसी मैंडेट से अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है तो उसी मैंडेट से देश के प्रधानमंत्री भी चुने जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली के विकास के कार्यों को रोकने में जो लगा रहे हैं, उससे ज़रूर प्रॉब्लम आ रही है, उससे सिटीजन ज़रूर परेशान है। जिस तरीके रोड पे अभी काम पूरी तरीके से नहीं हुआ, जिस तरीके से यमुना साफ नहीं हुई, पॉल्यूशन की बात है, इन सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रोच ये होनी चाहिए कि दिल्ली के यमुना सफाई जो नहीं हुई या जो प्रदूषण है उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है। नहीं, डेफिनेटली। देखिए, सरकार प्रदेश की है, लेकिन दिल्ली का सिटीजन ये भी जानता है, क्योंकि दिल्ली का सिटीजन जो है, दिल्ली की जनता जो है पढ़ी लिखी है, बहुत इंटेलिजेंट है। अलग अलग प्रदेशों से आके ये मिनी इंडिया है। यहाँ पे हम लोग जाति में नहीं बटे हुए हैं, हम धर्मों में नहीं बटे हुए हैं। सब लोगों को पता है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम करना चाहता है या कौन रोक रहा है, ये भी सबकी समझ में आ रहा है। तो ये सारे काम क्यों रुके? क्योंकि ऐसा पूरे हिंदुस्तान में शायद पहला केस होगा कि जिसमें 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई और नेताओं को सालों तक अंदर रखा। और दूसरी तरफ 70,000 करोड़ का घपला खुद प्रधानमंत्री लगाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना रखा है, एक को मुख्यमंत्री बना रखा है हेमंत बिस्वा शर्मा को। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब भाजपा में आ जाएं तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। और जिस पे आप एलिगेशन लगा रहे हो और उस एलिगेशन को आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, अनाप शनाप, क्योंकि ईडी का PMLA के इस तरह के सेक्शंस है, उसमें बेल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके की टिप्पणियां की हैं बेल देते हुए, उससे ये सब चीज़ें क्लियर हैं कि दिल्ली की जनता के जो वेलफेयर के काम चल रहे थे उन पे ब्रेक लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की साजिश थी, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुई। पर आप कह रहे हैं सब लोग को ऐसा लगता है कि शराब घोटाले में कोई दम नहीं है, उसमें जो आरोप है वो सब बेबुनियाद है। ये तो मिसयूज ऑफ एजेंसीज है। हाँ, जो काम कर रही है सरकार उसको बैकफुट पर लाने के लिए सब उनके नेताओं को जो बोलते हैं करप्शन के खिलाफ। नेशनल चैनल है, आप कभी एक बार बॉर्डर क्रॉस कीजिए, आप
गुड़गांव, फरीदाबाद, हरियाणा, यूपी, तो आपको इतनी बड़े बड़े शोरूम टाइप नजर आएंगे, बहुत जमजमाती लाइट नजर आएंगी, और क्या लिखा होगा? लिकर शॉप। आप दिल्ली के अंदर जो लिकर माफिया था, अगर उस वो पॉलिसी पंजाब के अंदर सक्सेसफुली चल रही है, यहाँ क्योंकि एक साजिश के तहत उस पॉलिसी पे उंगली उठाना, और वो क्योंकि लिकर बहुत बड़ा माफिया था, यहाँ पे एक मेडिकल से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा माफिया था। आपको ध्यान हो, डॉक्टर हॉस्पिटल में टेस्ट लिखता था और टेस्ट बाहर करवाने के लिए जाना पड़ता था, उसको ख़त्म किया। कहीं ना कहीं वाटर का टैंकर माफिया था, उसको ख़त्म, क्योंकि ये अगेंस्ट सिस्टम अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सरकार चलाई। ये वही काम करते हैं कि भी पैसा खर्चो, सत्ता में आओ, पैसा बांटो, फिर दोबारा फिर सत्ता में आओ। उससे हटके जो आम जन के लिए काम किया, इस देश में एक एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट को 5,000 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली खर्च करता है वो। हवाई यात्राएं पूरी फ्री हैं, सारी रेल की यात्राएं फ्री हैं, उसका परिवार पूरी तरीके से, और एक काउंसलर भी इस देश में बन जाता है तो 5 साल के बाद उसके पूरे परिवार को कभी 5 पीढ़ी काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिस्टम बना रखा है। उस सिस्टम के अगेंस्ट क्योंकि एक नया सिस्टम आया, इसलिए इन पे अटैक किया। ना उस केस में दम है, और मैं दावे से कहता हूँ वो चार्ज स्टेज पे ही खत्म हो जाएंगे। ये तो इस इलेक्शन में दिल्ली की जनता क्या मैंडेट देने वाली है, इससे अरविंद केजरीवाल जी का फ्यूचर तय होने वाला है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सनोज मलिक। सनोज मलिक। पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तीसरा टर्म को मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। 10 साल का आकलन कैसे करते हैं आप? बहुत अच्छा है, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है केजरीवाल जी ने, और पार्टियों को मजबूर कर दिया काम करने के लिए। ऐसी राजनीति स्थापित कर दी केजरीवाल जी ने। पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग बुराई भी करते हैं, भलाई भी करते हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे के हाथ में दिल्ली दोगे और एक अनपढ़ के हाथ में दोगे तो अंतर तो निकलेगा साफ। एक मुद्दा और बड़ा उठ रहा है, शीश महल वाला। मैं देख रहा हूँ दिल्ली की राजनीति जो मुद्दे उठ रहे हैं, एक शीश महल और वर्सेस राजमहल अब आम आदमी पार्टी ने दे दिया है, तो थोड़ा मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आप लोग, वकील साहब क्या नाम है आपका? सुनील आनंद। क्या लगता है आपको शीश महल वाला मुद्दा जो है? देखो, ये मुद्दा है नहीं, मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि चलेगा ये मुद्दा तो देखो ज़्यादा रन नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए इसको ज़्यादा मूव ऑन किया जा रहा है। कौन सा मुद्दा चलेगा आपको लगता है? कैसा काम रहा अरविंद केजरीवाल का? देखो, केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं अपने टाइम में, ठीक काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनके कामों को चलाया नहीं जा रहा या चलाने नहीं दे रही सरकार। यही एक कारण है कि वो कोई भी काम करने जाते हैं अच्छा, तो कोई ना कोई किसी ना किसी बात को लेकर के बीच में जो है गवर्नमेंट जो है उसका ऐड बंद कर देती है, या जो है उसकी सर्विसिंग को स्टॉप कर देती है कहीं ना कहीं, किसी भी एंगल से। बिल्कुल। आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि आप महिला हैं, ये जो 2100 रुपये वाली बात चल रही है कि महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे, अभी कांग्रेस ने कहा है कि वो 2500 देंगे, अभी मुझे लगता है बीजेपी आएगी, वो भी कुछ ना कुछ वादा करेगी, तो इस तरह की योजनाओं को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं? एक्चुअली ये तो एक ट्रेंड हो गया सर, कंपटीशन कह सकते हैं कि हम इतना दे रहे हैं तो हम इतना दे रहे हैं। ये तो सब लॉलीपॉप वाली बातें हैं और लोगों को नकारा निकम्मा बनाने, अगर आप मेरा व्यू पूछे तो। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें सच में जिसके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, वो पहला सेक्टर आपका हेल्थ है। हेल्थ में देख लीजिए आज हॉस्पिटल्स किस तरह से लूट रहे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और सरकारी हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ पे मतलब सीरियस से सीरियस पेशेंट का भी इलाज नहीं हो पाता है। अब एम्स में देख लीजिए या सफदरजंग में बड़े हॉस्पिटल्स में देख लीजिए। तो हेल्थ, एजुकेशन, ये 2 सेक्टर्स मेरे हिसाब से ऐसा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। दूसरी बात है कि अगर आप मेरे से पूछें तो रूट काउज ऑफ एवरी माल प्रैक्टिस और जो भी प्रॉब्लम्स है वो है करप्शन। मैं मानती हूँ कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जब तक करप्शन हमारे देश में रहा, करप्टेड लोग रहे, नीचे से ऊपर तक, बिल्कुल लोअर लेवल से आप हायर से हायर लेवल तक चले जाइए, हर जगह करप्शन है। तो जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। आरोप प्रत्यारोप बस ऐसे ही एक दूसरे पे लोग लगाते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जब स्टार्टिंग में ये आए थे तो इसी बिहाफ पर आए थे, और हमें बहुत उम्मीद थी कि ये करप्शन के अगेंस्ट काम भी करेंगे, और स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ किया भी था। एक टोल फ्री नंबर भी आई थिंक दिया था इन्होंने,
तो उससे कुछ हद तक कंट्रोल भी हुआ था। लोगों में एक डर आ गया था कि अगर हम कुछ करप्ट करते हैं, हमारी करप्शन करते हैं, ऐसा कुछ भी एक माल प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो थोड़े समय के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क आया था। तो मैं तो यही चाहती हूँ, लेकिन फिर बाद में वो भी एक ठंडे बस्ते में चला गया। तो जिस मुद्दे को लेके हम अरविंद केजरीवाल को लाए थे, वो मुद्दा कहीं पीछे रह गया, हाँ, करप्शन वाला। क्योंकि किसी भी बुराई का जो मेन होता है ना, जड़ जिसको कहेंगे, वो करप्शन है। तो अगर ये ख़त्म हो जाए, और चाहे जो भी सरकार आए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मुद्दा होना चाहिए अगेंस्ट करप्शन, और जो भी करप्टेड लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और बात रही, अगर जैसे मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं एडवोकेट्स के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि एडवोकेट्स के ऊपर कोई भी सरकार इतना ध्यान नहीं देती है। जितनी मेहनत हम करते हैं, या जो न्यू एडवोकेट्स होते हैं उनके लाइफ में जितनी स्ट्रगल्स होती है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। स्पेशली जो न्यू कमिंग फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं और इस पर फीमेल लॉयर हैं, तो इनके लिए तो मैं चाहती हूँ कि काम होना चाहिए। और जो भी करा है सर ने, तो मैं उसको अप्रिशिएट भी करती हूँ। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम वसीउद्दीन है। क्या करते हैं आप? मैं अपने वकील साहब के पास आया था। वकील साहब के पास आए हैं। मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ, बीजेपी का नाम वाकई में भारतीय जुगाड़ पार्टी ही होना चाहिए। क्यों? तो पूरे हिंदुस्तान में जुगाड़ से ही पार्टी बनाती है। अभी तक दिल्ली का इलेक्शन देख लीजिए, इसके अंदर सीएम फेस कोई है ही नहीं अभी तक, ना अभी तक डिक्लेयर करा है। इतनी बड़ी जुगाड़ पार्टी और उसके बाद अभी तक चीफ मिनिस्टर का फेस ही नहीं है, या कोई अच्छी बात करने वाला नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। जो लोग काम कर रहे हैं, प्लीज़ मोदी जी उन्हें काम करने दीजिए, और IRS लोगों को ही अपनी सत्ता में लेके आइए, अपनी पार्टी में लेके आइए, ताकि वो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को समझ सकें, उनकी तारीफ कर सकें और उसी पे अमल कर सकें। लेकिन अफसोस की बात ये, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, ये हिंदुस्तान की राजधानी है, और राजधानी में जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिए है, मैं कहता हूँ वर्ल्ड में किसी राजधानी में इतने काम नहीं हुए, वो भी लंगड़ी लूड़ी, क्योंकि आधा काम LG साहब के पास है। क्या काम हुआ ऐसा आपको लगता है? सर ये देखिए ना, सड़क पे चल रहा हूँ मैं, सड़क से जा रहा हूँ, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। पहले क्या मुझे डर लगता था, अरे यार इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाऊंगा ना, कि मुझे ही पुलिस पकड़ लेगी, मुझे ही पुलिस पकड़ लेगी और मुझसे सवाल करेगी, और वकील साहब के पास मैं चक्कर लगाता रहूँगा, वकील साहब मैंने तो उठा के इसको हॉस्पिटल पहुँचाया था, और वकील साहब इसमें केस में मेरे ही नाम पुलिस वालों ने डाल दिया। क्यों? वो करप्शन कहेंगे यार मुझे कुछ दे दो। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या करा, फरिश्ते स्कीम लेके आए। आप, वो एक्सीडेंट हो गया है ना उसका, आप उसको उठाइए, हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। फरिश्ते स्कीम के तहत आपको जो भी इनाम है वो मिला जाएगा। किसी गवर्नमेंट ने करा, हिंदुस्तान में किसी सरकार ने ऐसा किया? अफसोस की बात है। मोदी जी शिक्षा को प्रोत्साहित कीजिए, मोदी जी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाइए, धर्मों में ना बांटिए। ये हिंदुस्तान की आवाम आपसे गुजारिश करती है, इसको 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में मत बांटिए। ये एक भारत है, मजबूत भारत है, इसको खोखला मत कीजिए आप। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आप लोगों से अब इलेक्शन के बारे में समझना चाहता हूँ कि अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना, 3 मुख्य पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है लंबे समय से, भारतीय जनता पार्टी है जो दूसरे नंबर पर रही थी, और कांग्रेस पार्टी है जिसने शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं लंबे समय तक, 2 टर्म उन्होंने राज किए यहाँ पर। फिर उसके बाद से कांग्रेस का लगातार जनाधार गिरता गया। इस इलेक्शन में क्या आप गणित देख रहे हैं? क्या लग रहा है, किसके बीच फाइट है? क्या कांग्रेस फाइट बैक कर रही है? क्या बीजेपी जो डबल इंजन सरकार का दावा करती है, अभी नरेंद्र मोदी ने प्रचार शुरू किया, प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि आप कहीं आपदा सरकार है, तो कैसे देखते हैं चुनाव को, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखो, एक बात तो पक्का है कि दिल्ली का वोटर जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है यहाँ की, हर स्टेट से बंदा है, और यहाँ पे उस तरीके का चुनाव नहीं हो सकता जैसे भाजपा स्टेटों में जाके चुनाव लड़ती है। हरियाणा में गई जाट वर्सेस कर दिया, यूपी में गई यादव वर्सेस कर दिया, महाराष्ट्र में गई मराठा वर्सेस कर दिया। दिल्ली में क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं चलती है, दिल्ली में काम की राजनीति जब 2013 से अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए, तो कांग्रेस भी साफ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही लगभग एक ही तरह के चट्टे बट्टे वाली राजनीति थी इनकी। नई राजनीति क्योंकि दिल्ली वालों को इसलिए पसंद आ रही है कि दिल्ली की आम आदमी, वही कांग्रेस तो अब साथ नजर आती है इंडिया ब्लॉक में ऊपर। नहीं, देखिए, इंडिया ब्लॉक जब बना था तो आपको ध्यान है कि इस देश में शायद इमरजेंसी के दौर को अगर छोड़ दें तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का दौर अगर कोई है या कोई चला है तो वो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद चला है। ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि ये पहली बार है दिल्ली के अंदर। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या
कोई भी नेता जो रमेश बिधूड़ी जी ने भाषा इस्तेमाल की, अगर वो किसी दूसरी पार्टी का होता तो वो जेल में होता। जिस तरीके से दूसरे उनके नेता ने खुलेआम पैसा बांटा और आज भी पैसा बांट रहा है, उसके बावजूद वो जेल में होता। ईडी में शिकायत होने के बावजूद अब तक खुलेआम कैमरे के सामने कह रहा है मैं तो बांट रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आपके लिए अलग कानून है, एजेंसीज अलग तरीके से काम करेंगी। आप भारतीय जनता पार्टी से बाहर हैं। इवन इन्होंने सारी एजेंसीज से एक्सटॉर्ट करके इवन बिजनेसमैन्स को भी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी डरा के, जो आपने हमने सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स करता हूं मैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम से जिस तरीके से पैसा लिया है, और आप सरप्राइज मानोगे, ये धर्म की बातें करते हैं, ये हिंदू धर्म के रक्षक बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा बीफ वालों से इन्होंने चंदा लिया है, एक्सेप्ट किया है बीफ एक्सपोर्टर से। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जो इस देश में, मैं मानता हूं कि आज से पहले कभी नहीं हुई। अभी चुनाव में क्या लग रहा है, इस चुनाव में क्या लग रहा है? इस चुनाव में जो मेरे को लगता है कि दिल्ली का जो वोटर है वो बहुत ही समझदार है। दिल्ली का वोटर ये चीज़ देख रहा है कि कौन ग्राउंड की बातें कर रहा है, कौन किसने ग्राउंड पे काम किया है। ये जो नेगेटिव प्रधानमंत्री जी ने आपदा बोला है, हालांकि कोई पंजाबी दोस्त रहा होगा, वो आपदा बता के गया किसी, और आपको ध्यान होगा एक बार राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो राजीव गांधी जी को नाम सजेस्ट किया कि पंजाब में डिस्टर्बेंस है और आप अर्जन सिंह जी को वहाँ का गवर्नर बना दें। वो एयरफोर्स के मार्शल थे, उनको सजेस्ट करके गए थे, उनको पता नहीं था, उन्होंने अर्जुन सिंह जो पॉलिटिशियन थे मध्य प्रदेश, उनको बना दिया था। तो इसी तरीके से शायद कोई पंजाबी ने आके बताया होगा कि दिल्ली तो आपदा कि आपकी है, पंजाबी में कहते हैं भी आपकी है, तो दिल्ली आपकी है और दिल्ली आपकी ही रहेगी, क्योंकि नेगेटिव कैंपेन दिल्ली वाले पसंद नहीं करते हैं। भाजपा के साथ सीधा मुकाबला है, भाजपा क्योंकि नेगेटिव राजनीति कर रही है, तो दिल्ली का वोटर एक तरफा 2015 और 2020 वाला ही मैंडेट रिपीट करने वाला है। क्या नाम भाई आपका? एडवोकेट मोहित व्यास। एडवोकेट मोहित व्यास। मोहित, कब से कर रहे हैं वकालत? मेरी अभी जस्ट एनरोलमेंट हुई है, 2022 में कंप्लीट हुई है लॉ। अच्छा, आप तो नौजवान वोटर हैं, क्या देख दिल्ली की वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा तो जो ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट में वो कैसे वो फोकस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे फोकस कर रहे हैं, जो न्यू जनरेशन आ रही है उनके ऊपर क्या उसकी गाइडलाइंस है, कैसे उनको आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने किया उसके लिए कुछ नौजवानों के लिए? नहीं, एज पर जो मेरे को लगता है आज की जो भी जो यंग जनरेशन है उनको कोई भी आउटकम्स नहीं मिल रहे, कोई भी बेनिफिट्स जो है वो उनके लिए केजरीवाल ने नहीं करे एज कम्पेयर टू जो बीजेपी है जो हमारे लिए कर रही थी। क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने न्यू स्कीम्स बनाई है लॉ वेलफेयर्स के लिए, कि जिसमें अब आपके जो न्यू जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते थे उनको कहीं ना कहीं डाउट होता था कि हम लॉ फील्ड में कैसे स्टेबल करेंगे, तो जो उन्होंने स्कीम्स निकाली थी कि मेडिकल वेलफेयर स्कीम्स और ये जो भी एक्स्ट्रा स्कीम्स थी उसका बेनिफिट्स हमको मिला है। फॉर एग्जांपल मैं अभी रिसेंटली लास्ट ईयर्स में क्लेम नहीं कर पाया था, मैं बेड रेस्ट पे था, तो मेरे को थैंकफुल बोलना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को कि उन्होंने लॉयर वेलफेयर के लिए जो मेडिकल स्कीम निकाली थी उसके काफ़ी मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिला था, कि क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उसको स्टेबल कर पाऊँगा। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे बारे में वेलफेयर के, एडवोकेट फैमिली के बारे में, लीगल फ्रेटर्निटी के बारे में इतना सोचा, और जो भी अब न्यू कमिंग जो वो आ रही है गवर्नमेंट, उन्होंने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं था। दिल्ली इलेक्शन में क्या लग रहा है आपको इस बार? मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं डियर, दिल्ली में आपको जो वेलफेयर स्कीम मिली है वो दिल्ली सरकार की है, वो बीजेपी की नहीं है, वो दिल्ली सरकार की है। हाँ, क्या लग रहा है तुमको चुनाव में? क्या लग रहा है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार तो केंद्र में है, दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में भी बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी। क्यों ऐसा लगता है? एक तो काइंड ऑफ फाउंड ऑफ देखो जो हम देखते हुए आ रहे हैं, जो उनकी रेस चल रही है, जो भी चल रही है, उसको देखते हुए हमें ये लगता है कि उनका बेटरमेंट आना अपलिफ्टमेंट के लिए ज़्यादा जरूरी है। कोई कारण तो बताओ। अकॉर्डिंग टू डाटा मैं बता सकता हूँ, सरकार केजरीवाल की बनेगी, लेकिन कौन सा डेटा? मेरे अपने ओपिनियन है। अच्छा, अपना ओपिनियन। कितनी सीटें आ रही हैं? बता दूंगा तो लड़ाई ना हो जाए। लड़ाई क्यों होगी? ऐसा है, केजरीवाल सरकार की मेरी ओपिनियन से 40 सीटें आएंगी मैक्सिमम। अरविंद केजरीवाल की मैक्सिमम 40 सीटें आएंगी। हाँ जी, हाँ जी, 40 की उम्मीद है मुझे। और जो है सरकार केजरीवाल की बनेगी, वो एक अलग बात है कि बाद में जो है बीजेपी दर्स्तैन मिला करके 70 अमूमन 3, मेरे हिसाब से तो उसमें 7 दिखाता कांग्रेस की, लेकिन 7 ना आकर के 3 या 4 का तो आंकड़ा है, बाकी इंडिपेंडेंट भी हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई जोड़ तोड़ की राजनीति हो तो बीजेपी आ सकती है, अदरवाइज
40 के करीब। 40 तो बड़ा करीबी मामला रहने वाला है फिर। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब कह रहे हैं दिल्ली में उनका आकलन है कि आम आदमी पार्टी की 40 सीटें आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी, और 20-25 सीटें बीजेपी ला सकती है, और बाकी सीटें अदर्स में कांग्रेस वगैरह 50 प्लस आएंगी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी 50 प्लस आएंगी। बीजेपी कितनी आएंगी? बीजेपी की तो हो सकता है 10 भी ना आए, वैसे पिछली बार 8 थी तो 8 के हेरफेर में रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी। और वो भी तब है जब वो साम दाम दंड भेद सारे हथियार यूज करेंगे, सारे तरीके से, जिस तरीके से वो लगे हुए हैं इलेक्शन में। वोटर लिस्ट में जो पता चल रहा है घपलाबाजी करी है, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन भी उनकी कठपुतली बनी हुई है, जब ये सारे हथकंडे यूज करेंगे तो मुश्किल से 8-10 सीट आएंगी उनकी। क्योंकि आम क्रिएट मतलब ग्राउंड की अगर बात करें तो बीजेपी की भी 0 है, 8-10 सीटें भी वो घपले की सीटें हैं। अच्छा, जहाँ वो घपलाबाजी करते हैं। जैसे लोकसभा में 40 थी, 240 है ना, 200 उनकी मेहनत की थी, 40 घपले की थी। भाई साहब 400 कर लेते फिर नारा दे रहे थे वो। इतना नहीं हो सकता। ये कैसे मतलब है? आटे में नमक हो सकता है, पूरा नमक में आटा नहीं हो सकता। आटे में नमक वाला सत्ता करती है, पहले कांग्रेस भी करती थी, सत्ताधारी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, वो क्योंकि एजेंसी उनके पास है ना, वो एजेंसी का यूज मिसयूज करते तो हैं। फिर बीजेपी को दिल्ली भी जीत जाना चाहिए था पिछली बार भी। मैं कहता हूँ 100% नहीं कर सकते, वो कुछ परसेंट ही होता है। मैंने बताया जो 8-10 जो सीटें आएंगी, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 10 के 15 हो जाए, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो दिल्ली में एक फर्क है, मैं बताता हूँ आपको। कांग्रेस इस देश की कहूँ मैं सबसे पुरानी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बता रही है। इनके मुकाबले में अरविंद केजरीवाल जी जो राजनीति लेकर आए, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के पास कार्यकर्ता हैं, संगठन है, उनके वजह से, और दिल्ली का वोटर अपने आप में बहुत विजिलेंट है, तो इन तीनों चीज़ों के सामंजस्य के वजह से मैं मानता हूँ दिल्ली में ये लोग 2 वजह से फेल होते हैं। जो ये गड़बड़ और हेराफेरी करना चाहते हैं वो दिल्ली में उस लेवल पे संभव नहीं है जिस लेवल पे ये प्रदेशों में कर देते हैं। वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारा कार्यकर्ता और हमारा दिल्ली का सिटीजन बहुत ही जागरूक है। हालांकि इन्होंने अभी वोटर लिस्ट पे बहुत सारी गड़बड़ की, इलेक्शन कमीशन पे कंप्लेंट है, वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन दिल्ली के अंदर वोट कटवाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो डेटा है। एक हमने कंप्लेंट दी है, पार्टी ने भी कंप्लेंट दी है कि एक आदमी ने, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और संगठन में पदाधिकारी है, वो 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार लोगों के खिलाफ वोट कटवाने की कंप्लेंट दे रहा है। तो वो सब नेगेटिव है। तो नेगेटिव राजनीति दिल्ली में ना, मैं बार एसोसिएशन में 36 साल हो गए मेरे को, ना हमारी बार एसोसिएशन में नेगेटिव राजनीति चलती है, ना दिल्ली की जनरल पॉलिटिक्स में नेगेटिव राजनीति चलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मैं मानता हूँ, दिल्ली में जब लोकसभा का चुनाव आता है तो दिल्ली के लोग, क्योंकि मोदी जी को नेता मानते हैं। कैसा मानते हैं नरेंद्र मोदी को आप लोग? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को 2014 में बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पे इस देश ने देखा था, और मैं ये मानता हूँ 11 साल बाद कि उनसे जो बड़ी उम्मीदें थी वो उम्मीद टोटल धाराशायी हो गई। लगातार जीत रहे हैं चुनाव वो। Yes, yes. दिल्ली में तो 7 के 7 सीटें दी दिल्ली वालों ने। चुनाव जीतना अलग चीज है, चुनाव धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और देश में ये जो धर्म वाला जो अफीम चटाई गई है और ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मैं हूं तो आप सुरक्षित हैं, मैं नहीं हूँगा तो आप सुरक्षित नहीं है, ये बहुत खतरनाक है इंटरनेशनल लेवल पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह है। क्या करते हैं आप? तो वकीली आपको कपड़ों से लग रहा है जी। स्वेटर देखा, बाद मैंने देखा। तो क्या लगता है आपको, दिल्ली के रहने वाले हैं आप? हाँ, मैं दिल्ली। क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में? नहीं, माहौल तो आम आदमी पार्टी का ही है, और आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम किया है, पब्लिक के लिए काम किया है, और पब्लिक के लिए जो काम करता है वही जीता है। तो कैंटीन से अब हम आ गए हैं सेंट्रल हॉल के सामने, जो 30,000 कोर्ट का ठीक उसके सामने। अब यहाँ कुछ और वकीलों से बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या मुद्दे माहौल दिल्ली का है। क्या नाम है सर आपका? जयवीर सिंह चौहान। जयवीर जी, जैसे कि अब चुनाव चल रहा है और घोषणा हो गई है, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है यहाँ पर दिल्ली में, फिर से वो चुनावी मैदान में है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री आतिशी, कैसा उनका काम देखते हैं, आकलन कैसे करते हैं? देखो, आप तो पत्रकार है ना, रोज दिल्ली में घूम रहे हो ना जी। आपने दिल्ली की सीवर की समस्या देखी है, रोड की समस्या देखी है, सारे खुदे पड़े हैं। अभी मुझे एक बात केजरीवाल जी की बहुत अच्छी लगी है कि मैं आपको दिल्ली में 24 घंटे शुद्ध पानी दूंगा। इसका मतलब 10 साल पहले आप गंदा पानी पिला रहे थे, यही मतलब हुआ ना कि अब शुद्ध पानी दूंगा। इसका मतलब दिल्ली के लोग 10 साल से गंदा पानी पी रहे थे। देखिए, मुद्दा होना चाहिए, रेवड़ी वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, आप लोगों को रेवड़ी बांट के
देश का टैक्स पेयर का पैसा आप डेवलपमेंट पे ना लगा के लोगों में बांट रहे हो। पढ़े लिखे लोगों को आप भिखारी बना रहे हो। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, 2100 रुपये, 3100 रुपये, 2500 रुपये। दिस इज नॉट द वे। आप इसको देश के डेवलपमेंट पे लगाओ ना। आप हॉस्पिटल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, लोगों को एजुकेशन दो। आप वहाँ गरीब लोगों की वहाँ मदद करो ना। आप तो देश के पैसे को बर्बाद कर रहे हो, लोगों को भिखारी बना रहे हो। लोग काम ही नहीं करेंगे, फ्री में पैसे मिलेंगे। तो दिस इज नॉट। आप कह रहे हैं रेवड़ी वाला कल्चर ठीक नहीं है, बहुत गलत है। तो जैसे रेवड़ी वाली बात आती है तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हम अगर दे रहे हैं तो बीजेपी भी अपने राज्यों में दे रही है। वो भी 2100 महाराष्ट्र इलेक्शन देखिए, 2500 रुपये वहाँ दे रहे हैं। मैं तो ये कहा कि जो भी दे रहे हैं कोई भी हो, गलत है। ये गलत है तो बेरोजगारी को और बढ़ा रहे हो। लोग काम ही नहीं करना पसंद करेंगे। आप देश के डेवलपमेंट पर लगाओ ना। मोदी जी कह रहे डेवलप करो तो देश को डेवलप करो। आप इंडस्ट्री लगाओ, हॉस्पिटल लगाओ, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दो। आप वहाँ दो ना लोगों को। जैसे आम आदमी पार्टी तो दावा करती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में उसने बहुत काम किया, दिल्ली में बदल दिया एकदम। बदल दिया, आप मानते हो? आपके आप लोग सर वोट कर आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में? आपके किसी दोस्त के पढ़ते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे? आपने सरकारी स्कूल की हालत देखी है? कोई पढ़ाना चाहता है? सरकारी हॉस्पिटल देखे हैं? स्लाटर हाउस है। कोई भी मिडिल क्लास का आदमी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना पसंद नहीं करता। आप जाकर देखो क्या हालत है। कोई फैसिलिटीज नहीं है। जो पैसे लोगों में बांट रहे हो, हॉस्पिटल को डेवलप करो ना। मेडिकल फैसिलिटीज दो सभी को, रोजगार दो, इंडस्ट्रियल लगाओ, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, इंडस्ट्रियल लगाओ, रोजगार मिलेगा। आप दिल्ली की हालत देख रहे हो, रोड के ऊपर कितना ट्रैफिक है। पॉल्यूशन की हालत देख रहे हो, लोग रह नहीं सकते इसके अंदर। क्या कारण है? रोड के ऊपर 100 फुट रोड पे 80 फुट पे रेहड़ी लगती हैं, जिनका पैसे एमसीडी, दिल्ली सरकार के लोग, कर्मचारी और पुलिस वाले पैसे कमा रहे हैं। आप निकल नहीं सकते। गाड़ियाँ जो कुछ सेकंडों में पास होनी चाहिए रेड लाइट पे 10-10, 20-20 मिनट खड़ी रहती हैं, वो धुआं देती हैं। किस वजह से देती हैं? कि आपने रेहड़ियाँ लगवा रखी हैं, आपने ग्रामीण सेवा और ई रिक्शा लगवा रखा है वहाँ पे। अब देखो ना आप क्या हालत है। आप हटाते क्यों नहीं हो? आज तक वालों ने मूवमेंट चलाई थी, उसके बाद वो भी बंद हो गई है। तो पॉल्यूशन इस वजह से है। आप लोग सड़क पे चल नहीं सकते हो। क्या अलसलम बना दिया आपने दिल्ली को। आप ये देखो ना, आप ऊपर से रेवड़ी बांट रहे हो। आप मैं तो आज तक ये समझ नहीं पाया कि गरीब आदमी है कौन है। आप एक चीज़ बताइए, एक फ्रूट की रेहड़ी लगा रहा है, आप उससे जाकर पूछो 3000 रुपये रोज के कमाता है, महीने के 90,000 रुपये कमाता है। वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, झुग्गी में वो रहता है, फ्री का झुग्गी, बिजली फ्री की, पानी फ्री की। देश के डेवलपमेंट में क्या योगदान है उसका? एक ग्रेजुएट लड़का, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के को 10,000 की नौकरी नहीं मिलती और वो बेचारा दाल से रोटी खाता है। आप जिन गरीब लोगों की बात कर रहे हो ना, आप इनकी शाम को जाके देखो, सरकारी ज़मीन पर मकान बन रहे हैं, डेली नॉनवेज बनता है, डेली दारू पीते हैं, उसके बाद भी गरीब हैं। और एक बेचारा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को 10,000 की नौकरी नहीं है, उसको दाल रोटी नहीं मिलती, उसके बाद भी वो अमीर है। और जो 90,000 रुपये कमा रहा है वो गरीब है, उसको आप बिजली भी फ्री दो, पानी भी फ्री दो। क्या न्याय है ये? क्या नाम है सर आपका? गुरदयाल सिंह संधू। अच्छा, कितने साल से वकालत कर रहे हैं सर आप यहाँ? 40 साल हो गए। 40 साल, लंबा वक्त हो गया। हाँ जी। तो रहते प्रॉपर दिल्ली में ही है? दिल्ली, जन्म ही मेरा यहीं का है। जन्म ही आपका यहीं पे। तो जैसे आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, शीला दीक्षित की सरकार देखी होगी, उससे पहले बीजेपी की सरकार रही और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार लंबे समय से। कैसे आकलन करते हैं सरकारों का? सरकारें सारी एक जैसी लगती हैं मेरे को। अच्छा, शीला दीक्षित का सबसे अच्छा काम था। अच्छा, जो मैंने देखा है अपनी होश में। बाकी ये जो अरविंद केजरीवाल की चुनाव- अरविंद केजरीवाल में एक है बात, उसने वकीलों के लिए जो मेडिकल लाइन वो की है ना 3, वो सबसे अच्छा काम है। क्योंकि वैसे वकीलों को किसी ने नहीं पूछा आज तक, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे जनता पार्टी रही हो, या कोई भी रही हो। वकीलों के लिए किया, बाकी आम जनता के लिहाज से देखें जनता के लिए कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, जो फ्री का काम है। अच्छा, ये फिर हुनर तो है ही, रहेगी नहीं, क्या सब फ्री के चक्कर में लगे हुए हैं। कमा हमारे हैं, खा दूसरे रहे, ये भी ठीक नहीं है। काम करना चाहिए। हाँ, एजुकेशन के लिए काम करें, वो उसका नाम क्या, ये मेडिकल के लिए काम करें, ये तो है। बाकी कहते हैं वो काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है भाई, कहीं भी नहीं है। मैं पंजाब से भी जाता हूँ, कुछ नहीं है, समझे गए? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजीव कौशिक है। अच्छा, 10 साल मुझे वकालत में हो गए। जी। ना तो रहने वाले दिल्ली के ही हैं आप? दिल्ली के ही हैं जी। ना तो जनता कभी किसी से संतुष्ट हुई है और ना कभी कोई पार्टी किसी जनता से संतुष्ट हुई है। 2 बातें कहना चाहता हूँ, सब ऐसा ही। लेकिन एक कायल हम जरूर हैं केजरीवाल के, जिसके बच्चे, जिसकी जो खुद वकील और जो खुद उनकी बीवी हॉस्पिटलाइज होने के बाद में जब लेटते हैं ना, जब 5-4 लाख रुपए का और घर में नहीं होता और मृत्यु शैय्या पे होते हैं, उस टाइम वहाँ केजरीवाल ही याद आया है।
बताओ, मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, मुझे एक आदमी बीजेपी का ये बता दो कि किसी के लिए कुछ करके गया हो। मेरे लिए तो वो सुनना है जी, मैं वकील हूँ हमारे परिवार के लिए, बस। अस्पतालों में आप कह रहे हैं ठीक व्यवस्था? हाँ जी। चुनाव में भाई साहब क्या लग रहा है इस बार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिवचरण सिंह पीपल है। शिवचंद्र सिंह? शिवचरण सिंह पीपल। पीपल क्या है? पीपल सरनेम है। सरनेम है, अच्छा। ये तो सिंह के इतिहास बाद को, पीपल। अगर इतिहास को जानेंगे आप तो फिर आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, बिल्कुल बुरा आप नहीं। पीपल पूछ मैं रहे हैं। जानकारी के लिहाज से पूछ रहा अगर काबरा किसी का सरनेम है तो आप नहीं पूछेंगे कि काबरा क्या है। नहीं, मुझे लगा निक नेम तो नहीं है क्या, इसलिए मैंने पूछा। क्योंकि वकील साहब लोग कई बार निक नेम होता है ना, चुनाव लड़ते हैं तो पवित्र है पीपल जी। मैंने इसीलिए पूछा कि शायद ऐसा चर्चित हो आप उस नाम से, इसलिए वो लगाते हो एडिशनल, और वो मकसद नहीं था कि मैं जाति जी जी। आप तो सर्वे कर रहे हो, क्या लग रहा है आपको इस बार? आप लोग बताइए, आप लोगों से जानने आए हूँ मैं कि क्या लग रहा है। और आप हमारे हिसाब से बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है और कांग्रेस स्ट्रांग होने जा रही है। अच्छा, पहले से बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, थोड़ा समझाइए कैसे होगा ये? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो भाई पिछले 2 बार से उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बड़ा तगड़ा रहा है, 60+ सीटें लाए हैं। ऐसा है दोस्त मेरे, पढ़े लिखे लोग अब समझने लगे हैं कि रेवड़ी का मतलब क्या है। एक मिडिल क्लास का आप अधिकार छीन के उन लोगों को दे रहे हो जो ऑलरेडी संपन्न है। कहने आप गरीब कह रहे हैं ना उनको, आप उनके घरों में जाके देखो क्या पकता है, क्या खाते हैं वो, और एक मिडिल क्लास के यहाँ जाके देखो, वो पनीर के लिए तरसता है और वो डेली नौजवान खाते हैं। सर उसके बाद आ जाता हूँ वापस जी, नाम के आगे बात नहीं बढ़ पाई। हाँ सर बताइए, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं चुनाव में, क्या लगता है गुणागणित आपको? देखिए, एक बात है कि जब जिस समाज को या जिस वर्ग को अगर आपको नीचे धकेलना है तो आप उसको शिक्षा से उसको काटिए। ये केजरीवाल के आने से पहले आपको शायद यू नो बेटर कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा 9वीं तक। उसके बाद क्या हालत हुई है, जैसे ही वो 10वीं में गए बच्चे, अगर 150 बच्चे हैं तो उसमें से 130 फेल हो गए। क्या कारण है कि वो उन घरों में बच्चे वो कहते हैं नहीं अब तो फेल तो होगा ही नहीं बच्चा, तो वो उनको मारने की एक साजिश थी, जिसे केजरीवाल ने वो कहा कि भाई ये कानून गलत था, ये वाला। क्योंकि मैं तो बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, तो मुझे ये पार्टियाँ तो सब एक जैसी है, जैसे संतू साहब ने कहा, ये एक व्यवस्था है। ये एक व्यवस्था में जो है ना, जब आदमी को निचोड़ा जाता है तो वो व्यवस्था की लड़ाई है। तो केजरीवाल ने स्कूलों का निसंदेह काम किया है कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम तब भी विरोध कर रहे थे जब कपिल सिब्बल साहब उन्होंने ये कानून बनाया था कि नहीं कोई फेल नहीं होगा, हमने तब भी विरोध किया था। हम इस चीज़ का उसका तारीफ़ करना चाहूँगा केजरीवाल जी की कि उन्होंने कहा कि नहीं ये कानून गलत था, फेल होंगे अगर नहीं पढ़ेंगे। चुनाव में क्या लग रहा है आपको इस बार? चुनाव में तो आप ज़्यादा जानते हैं, आप बहुत लोगों से, आपसे ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता हूँ मैं। आप लोग पास दिन भर पूरा दिल्ली का आदमी आता है, यहाँ पर आप लोगों से बात होती होगी, और आप प्रबुद्ध वर्ग के समाज का कैसे पिछली बार भी हम देख रहे थे कि भाई चाहे हरियाणा का देखें या यहाँ देखें तो सब बदल ही जाते हैं ना, बदल जाते हैं, परिणाम बदल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी वो सर्वे उस कंपनी का, सब धराशायी हो जाते हैं। तो मेरे अकेले कहने से क्या होगा बताइए? सबसे बड़ा सर्वे तो पब्लिक का सर्वे है ना जी। सर्वे तो अनुमान लगाते रहो, लेकिन पब्लिक इस बार चाह रही है बीजेपी आए दिल्ली में। अच्छा, क्यों चाह रही है? डेवलपमेंट। आप एक चीज देखिए ना, मोदी जी प्रधानमंत्री है, बच्चे नहीं है ना, किसके लिए जोड़ेंगे? करप्शन किसके लिए करेंगे? आगे पीछे को नहीं, भाइयों की भी हालत देख रहे हैं। करप्शन की बात की तो करप्शन का जैसे आरोप लगता है अरविंद केजरीवाल पर, शराब घोटाले वाला, क्योंकि आप लोग सब वकील साहब लोग हैं और आप लोग ज़्यादा समझते हैं नियम कानून, तो मैं शराब घोटाले के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप लोग उसको कैसे देखते हैं? जैसे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल फर्जी है, सिर्फ देखिए हम बाहर आ गए, ईडी सीबीआई का दबाव, इस तरह की बातें करते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं? तो क्या नाम है सर? सुरेंद्र चौहान। मैं पिछले 26 सालों से वकालत कर रहा हूँ 300 में दिल्ली अदालतों में। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है दिल्ली में, और इसी के लिए चलते जो कानून व्यवस्था में वो जेल गए हैं, और बेल सबको मिलती है, बेल हम वकील दिलाते भी लोगों को। बेल एक मैटर ऑफ राइट है। बेल और कानून कहता है कि जेल नहीं, बेल होनी चाहिए। बेल का मतलब ये नहीं कि वो पाक साफ बरी हो गए हैं। जब वो जिस दिन वो एक्विटल होंगे तब वो कह सकते हैं कि हम निर्दोष थे। अभी वो साक्षात प्राइमा फेसाई दोषी हैं और उनके ऊपर चार्जशीट फाइल है। तो ये घोटाला है, और इसमें उन्होंने बिल्कुल निसंदेह उन्होंने जो भी यहाँ से पैसा बैकरूट किया है उन्होंने चुनाव में लगाया है और अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया है। और करप्शन की बात करें, देख मेरे फाजिल दोस्त ने भी बताया कि मोदी जी किसके लिए कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
तो मोदी जी और जितनी भी भाजपा की सरकार है जो पूरे देश में, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है, आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, हर जिले में, हर तालुके में भाजपा ने अपने दफ्तर खरीद लिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अपना करा था, इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली भ्रष्टाचार के थ्रू। कहाँ से आ रहा पैसा? कितना पैसा? आप किसी भी दिल्ली के किसी जिले में चले जाइए, वहाँ पर आपको कांग्रेस का दफ्तर नहीं मिलेगा। कांग्रेस का दफ्तर आज भी हम लोग अपने घरों से चलाते हैं ये, और भाजपा के हर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं क्या? कांग्रेस से जुड़ा हुआ। अच्छा। और सब बता रहा हूँ, क्या है कांग्रेस का कुछ चुनाव में है वजूद, लड़ रही दिख रही है, वजूद है, और बदलाव प्रकृति का नियम है। 4% वोट रह गया था, क्या वो बढ़ेगा? 4% वोट अभी बढ़ेगा। उसका भी क्या आकलन है आप लोगों का? आकलन है कि कांग्रेस बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है इन चुनाव में, और न्याय यात्रा से जो हमारे देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली में न्याय यात्रा की थी, और भारत में जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी, उससे आपने रिजल्ट देखे हैं। वो लोकसभा में भी रिजल्ट देखा और अभी दिल्ली में भी देखेंगे, और आपने कर्नाटका में देखा, तेलंगाना में। लोकसभा में तो आप लोग कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ थी, अब विधानसभा आ गया है तो एक दूसरे को आप लोग कोस रहे हैं, शीश महल की बात कर रहे हैं। शीश महल की बात क्यों ना की जाए? एक आदमी झूठा बोलता था, झूठ बोल के जो आएगा कि हम एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उसको आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा। लोकसभा में साथ क्यों लिया उनको? लोकसभा की जो परिस्थितियां और हालात थे वो देश की तरफ देखने के थे। ईमानदार हो गए थे? नहीं, ईमानदारी वाली बात नहीं है, देश को देखना है। देश के लिए कई तरीके के कई बार कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वो एक कंप्रोमाइज़ का हिस्सा था। और दिल्ली का, जब हम दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली के आकलन को देखेंगे, तो दिल्ली में आज टूटी फूटी सड़कें, दिल्ली में हर जगह कूड़े का ढेर, और जितने दिल्ली में जितना इसने जो इंक्रोचमेंट बढ़ गया है, आप देखेंगे ना, जगह जगह आप देखें, जिस सड़क से अगर आप निकलेंगे, अगर वहाँ आपको इंक्रोचमेंट ना दिखाई दे तो आप कहें कि आम आदमी अच्छा कर रहे हैं, नहीं। और दूसरा ये बात करते हैं हमने अच्छे स्कूल बनाए, कुछ नहीं बनाए, झूठ बोल रहे हैं। जो स्कूल हम जब प्ले ग्राउंड में खेलते थे, वो आज वही प्ले ग्राउंड को इंक्रोच करके बिल्डिंग बना दी, कि हमने 10,000 कमरों और बना दिए उसी स्कूल कंपाउंड में। अरे आपने कौन सा नया स्कूल? मगर आप ये बताइए, जब आप लोग जनता के बीच जाते होंगे कांग्रेस वाले, तो लोग पूछते नहीं होंगे कि लोकसभा में तो आप गले में हाथ डाल घूम रहे थे? नहीं, लोकसभा में और आप बता रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार लोकसभा नहीं, डकैती के लिए इकट्ठे थे, जेब काटने के लिए अलग अलग हो गए सेपरेट, डकैती तो उन्होंने इकट्ठी डाली। नहीं, वो डकैती का, मैं इनसे बात से असहमत हूँ। डकैती वाली बात नहीं है ये। देखिए, राष्ट्र का जब मुद्दा है तो मुद्दे में एक किसी भी ताकत को, जब आप देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर कोई बात ही नहीं। कोई बात अगर आप करोगे आज के भाजपा के नेतृत्व से, तो वो सीधा नेहरू पे चले जाते हैं। अरे भैया, नेहरू सरकार तो आ रही, बार सरकार उनकी आ गई। अब की बार आपने देखा जो उनका प्रदर्शन था, वो बहुत ही चिंताजनक है भाजपा के लिए, और आने वाले टाइम में उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं है डाउनफॉल, अभी बहुत द्रुत गति से कार्य करते हैं। आपने कहा कि वो शीश महल पे साथ थे, तो शीश महल पे एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की, अभी नेहरू जी पे कहा कि जो कांग्रेसी नेहरू जी ने काम किया, महान लीडर थे, हम भी मानते, सब मानते हैं, लेकिन अगर ये नेहरू जी को भी अगर डिफेंड नहीं कर पाते कांग्रेसी, तो मैं समझता हूँ कि उनकी कार्यक्षमता, उनकी कुशलता में बहुत भारी कमी है। वो देखें, बेशक मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन जब नेहरू जी के खिलाफ बोलते हैं तो मैं प्रखर हूँ इस मामले में। वो मेरे को लोग कहते हैं कि आज आप पार्टी में तो है नहीं, कांग्रेस में। मैं कहा नहीं यार, काम किया है यार, नेहरू जी ने काम किया है, लेकिन कांग्रेसी कितने कांग्रेसी आए हैं कि इन्होंने धरना दिया है? किसी ब्लॉक में, पूरे देश में हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन हो जाना चाहिए था। हैं, इनकी कार्यक्षमता बहुत शने चल रही है। शीश महल को ये समझ नहीं पाए थे उस वक्त, अब समझ गए हैं कि हाँ जी, शीश महल उन्होंने गलत बनाया। आपने कहा कि नेहरू को डिफेंड नहीं कर पाते कांग्रेस पार्टी वाले, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मान लीजिए राहुल गांधी आपको सुने तो क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, राहुल जी को सलाह नहीं दूंगा मैं अपने भाई को। पार्टी के नेता तो वही है ना? नहीं, अभी तो खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब। नहीं, देखो, ये कितने सालों से बीजेपी जो है उन पे प्रहार कर रही है नेहरू जी पे। मैं उनका समर्थक हूँ, ठीक है, मैं उधर भी नहीं हूँ बीजेपी में, लेकिन मैं नेहरू जी का समर्थक हूँ। क्या नेहरू जी के बचाव में अगर ये लोग नहीं आ सकते तो फिर किसके लिए आएंगे बचाव में? आप बताइए।
बताइए आप। नेहरू जी का नहीं यार, नेहरू जी की दूरदर्शिता थी कि आज जो देश जहाँ पर सुई नहीं बनती थी आज चांद पर ये कह रहे हैं आप लोग डिफेंड नहीं कर पाते। पूरा डिफेंड करते हैं। मुझे नहीं पता किसको भाई साहब ने सुना है कभी, मुझे नहीं सुना। नहीं किसी को नहीं। आप भी एक जगह बोल रहे थे, मैंने कहना नहीं चाहता कि आप भी डिफेंड नहीं कर पाए थे। आप एक मिनट, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इसको जिम्मेदार कौन है? मुझे बताओ ना, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कैसे? और आप अभी एलिगेशन लगा रहे थे बीजेपी पे, एक मिनट, बीजेपी पे एलिगेशन लगा रहे थे मोदी। बीजेपी के सारे सीएम जितने नेता हैं सब ईमानदार हैं और ग्रूट रूट हैं, सब गरीब परिवार से हैं, सब ईमानदार हैं, एक के ऊपर एलिगेशन नहीं है आज तक बीजेपी के। सुनो, और महाराष्ट्र में जो अजीत पवार डिप्टी सीएम है उन पर तो आरोप है ना, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस कल्चर। आरोप तो उन पे है ना, उनको साथ लिया आप लोगों ने। नहीं देखिए, गवर्नमेंट से बोल रहा था कि अरविंद केजरीवाल को आप भ्रष्टाचारी बोलने साथ ले लिया। किसी स्टेट को स्टेबल करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं तो साथ लेना पड़ता है। ये थोड़ा ना कि आप उसको पाक साफ कर रहे हो। मैं कहता हूँ बीजेपी तो एक स्वच्छ पार्टी है। अब मुझे ना दो प्रधानमंत्री बने, अटल जी और मोदी। एक एलिगेशन बता दो ना करप्शन का, योगी जी पे बता दो, कोई किसी भी सीएम पे बता दो। मोदी जी 1 मिनट में उतार के नीचे बैठा देते हैं क्योंकि वो ईमानदार है। मैं ये कह रहा था अभी, एक तो कांग्रेस का ले रहा था, एक भाई बीजेपी का। जो दिल्ली पे इलेक्शन में इफेक्ट होगा ना, वो हमारे जैसों पे होगा, समझ गए? हम पार्टी से नहीं है, पार्टी से है भी, मगर हमने ये देखा ना दिल्ली हित में और समाज हित में और देश हित में कौन काम करता है। क्या लगता है आपको? हमें ये कहते हैं, जैसे भी लोकसभा चुनाव में देखा हमने कि 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई, है ना, लोकसभा इलेक्शन। अब विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, तो क्या वो रिपीट होगा या चीजें मतलब लग क्या रहा है, गणित क्या से कांग्रेस कुछ करेगी, मुझे जो लगता है। हाँ, कांग्रेस लगता है कुछ करेगी। और हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? एडवोकेट आलोक भारशिव। सबसे पहले समस्या इस बात की है ना, पार्टी तो हर कोई पार्टी आया, अपना अपना उल्लू सीधा किया, ठीक है ना। क्या आपको पता है इस देश की छवि, जो हमारे देश की संस्कार, संस्कृति, सभ्यता है, हमारे देश की मान सम्मान और स्वाभिमान है, क्या उस दृष्टि पे जो आ चाहे, क्या किसी व्यक्ति ने उस तरीके से इस देश में जो हमारे कहते हैं ना कि ना कोई धर्म करो, ना जात करो, सबकी बात करो और सब समाज के हित के लिए वह हर दुख तकलीफों का सहारा बनने का काम करिए। इस दृष्टि में अभी तक किसी भी पार्टी का नाम बता दो, हम किसी पार्टी का नहीं, पहली बात तो ध्यान रखिएगा आप। हाँ, ध्यान रखिए, मैं किसी भी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, न किसी पार्टी का हम तलवा चाटते हैं। रहने वाले कहाँ के, वोटर कहाँ के? हम वोटर, देखिए हमारा वोटर तो यूपी का है। अच्छा। मैं यूपी अयोध्या का रहने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। कुछ भुवनपुर हमारा क्षेत्र है और उधर भी अपना जो भी सिस्टम है समाज सेवा में करता रहता हूँ, लेकिन किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या में क्या हो गया था, बीजेपी कैसे हार गई? अयोध्या में तो अवधेश पासी है, अवधेश पासी ने तो अपना छवि बनाया है। पासियों की छवि थी, जो महाराजा जो सोहेल जो पासी थे 1033 ईस्वी में, जब सैयद सलार मसूद गाजी ने जो है 3 लाख मुगलों ने लेकर जो है उस पर जो चढ़ाई किया था मंदिर पे, जब तोड़े थे राम मंदिर का महल, जब तोड़ने के जस्ट बाद जो है तो किसने बचाया था, वो महाराज सोहेल दो पासी थे। तो पासियों का गढ़ है, इसलिए पासियों ने इकट्ठा होके वहाँ की बहुत सारी व्यवस्थाएं डगमगा चुकी थी, इसलिए उन लोगों ने इकट्ठा करके सौदा किया अवधेश पासी। पासियों की छवि रही था, अवधेश पासी को ही बैठा देता हूँ मैं भाई, तो वो एक अलग चीज है। वहाँ छोड़िए, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। अच्छा, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। राष्ट्रीय स्तर पे मोदी था और दिल्ली में केजरीवाल। ऐसा क्यों? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। नरेंद्र मोदी अभी प्रचार उन्होंने शुरू किया है, उन्होंने कहा कि ये आपदा सरकार है और लंबे समय से इनको मौका दिया, अब इस बार हमको मौका दिया, डबल इंजन सरकार वो बोलते हैं। नहीं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके वो कुशल प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं उनके उस कद पे नहीं बोलूंगा। लेकिन ऊपर मोदी को कहते हैं, नीचे केजरीवाल को कहते हैं दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में 2100 देंगे कहाँ से? कितनी महिला है? पंजाब में कहीं नहीं दिया। और दिल्ली में रोडें देख लो, कहीं भी शराब घोटाला किया, और तब भी आज की डेट में वो किसी को 1 रुपए नहीं देंगे। दिल्ली की हालत बेहाल है, कहीं रहने लायक है नहीं, पूरा नर्क बना रखा है, पूरा क्राइम दिल्ली के अंदर इन्हें भर दिया। क्राइम के लिए तो वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं केंद्र सरकार को, अमित शाह। झुग्गियों को लाके कौन बचा रहा है? जबरदस्ती हटा रहे हैं, मोदी हटा रहा है, और बसा जबरदस्ती रहा है। सारा क्राइम क्यों बढ़ाया? एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा, अरे भाई आप अयोध्या की, हम दिल्ली चुनाव बात करने आए हैं। बात करो, आपने अयोध्या में घुसा दिया ना,
अयोध्या में घुसाया कौन? रुको हम तो यूपी में, अरे मेरे हम भाई दिल्ली की बात कर रहे थे, ये घुसा दी थी यूपी में। मेरे भाई आप मैं जाना ही नहीं चाह रहा था ये घुसाने की। अरे रुकोगे, अब एक चीज सुने, रुको पहले, रुक चुप रहो। हाँ दिल्ली की वोटर नहीं हो ना भैया आप। पहले मैंने पूछा आपसे कि आप दिल्ली के रहने वाले, आपने कहा अयोध्या। नहीं, भाई, बात वोटर खत्म हो गई। में तो बात अब आपसे यहाँ बात रहता करने को हूँ। फायदा नहीं है। लोग हैं, मेरे अपने बंदे हैं। TV9 TV9 क्या नाम है साहब? जोगिंदर सागर। जोगिंदर सागर। रुक जा भाई, अब रुक जाओ। जब तुम दिल्ली के रहने वाले तुमसे क्या बात कर रहे हैं यार? भाई साहब से बात। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सागर। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं आप। दिल्ली के रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल चुनाव, अरविंद केजरीवाल काम कैसा रहा? हमें तो उसने दिल्ली को बर्बाद करते हुए देखा है और कुछ नहीं देखा जी। दिल्ली को बर्बाद किया, जो रोहिन किया और जो झुग्गी उसने बसाई है, तो उसको सारा बर्बाद ही किया दिल्ली को। उसको हमें लगता है कि अब तो दिल्ली के बाद तो पंजाब भी बर्बाद करने के लगा है। कैसे बर्बाद कर रहे हैं? ये फ्री की स्कीमें दे करके, इससे तो नुकसान ही है ना। ये सब इससे लोगों को नुकसान है, और जो लोग हैं वो फ्री की स्कीम के चक्कर में उसको दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि आगे उनका भविष्य कहाँ जाएगा। जिस तरह से वो दिल्ली के अंदर मुसलमानों को रोहिंग्या बसाई जा रहा है, उनके आगे जाकर के क्या निकालने काम तो केंद्र सरकार का अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो निकाले। बसा तो हो रहा है, तो केंद्र सरकार तो अब कर रही है ना, चुन चुन के जितने भी रोहिंग्या सबको निकाल रही है। केंद्र सरकार तो अब एक्शन ले रही है, ये तो और बसाई जा रहा है। जबकि इसको तो और दिल्ली को संभालना चाहिए, बल्कि और बिगाड़ रहा है। कहाँ एक वादा किया था कि यमुना को मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, और यमुना देखो आज की डेट में बिल्कुल नाले की तरह पास में नहीं खड़े सकते। ये सब इसने कितने वादे किए थे। अब मुद्दा बनेगा चुनाव में, सब बिल्कुल बनेगा जी। अभी ये इसने स्कीम निकाली है हर महिला को 2-2 हज़ार रुपये। जब ये खुद ही घाटे में चल रहा है, इसकी गवर्नमेंट का खुद पैसे नहीं है, ये कहाँ से दे देगा? पंजाब में भी बजट दिल्ली का डेफिसिट है, कैसे चलाओगे दिल्ली को आप? इतने पैसे कहाँ से लेके आओगे आप? यही वादा है, इसकी गर्दन काटोगे आप? कुछ ना कुछ तो करोगे ना, करप्शन कहाँ से दोगे पैसे? अब वादे तो कर लोगे, दोगे कहाँ से आप? अब मैं कह दूँ मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूंगा महीने बाद, अब मेरा काम कर दो, महीने बाद कहाँ से लाऊंगा 50 लाख रुपए? क्या कह रहे हैं भाजी? क्या नाम है आपका? रोशन एडवोकेट। रोशन जी क्या कह रहे थे आप, बताइए कुछ विशेष बोल रहे थे। सारी पार्टियों। अच्छा, आपका क्या सोचना है जो इलेक्शन चल रहा है दिल्ली का, उसके बारे में, मुद्दों के बारे में? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो उनसे इसमें थोड़ा सा बीच में आना चाहिए, ताकि जो उनसे दो पार्टियां आपस में करते हैं ना, इनको ऊपर कंट्रोल करने वाला तो हो। आपको लग रहा है कांग्रेस वापसी कर पाएगी? वापसी नहीं कर भाई, सीटें दो कुछ आए तो सही। अब हमारी बात समझ लीजिए, दिल्ली के ना ठहरे, लेकिन इतिहास बता रहा हूँ मैं। आएगा बंदा केजरीवाल, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, लिखित बता रहा हूँ मैं। घूम फिर कितना भी कर लो, वो महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया, फ्री दे दिया, सब कुछ कर ही रहा वो बंदा, वो करेगा भी। क्या नाम है? जी अनिल तोमर, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ। अनिल तोमर एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तिहारी कोर्ट। क्या लग रहा है तोमर साहब आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में माहौल? देखो जी, जो वकीलों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। वकीलों की बात हमारे आजकल जो है कोई पार्टी नहीं कर रही। हमारी जो लीगल सेल है, अभी जो एक्टिविटी है हमारी यहाँ की, कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है सारी बारों की, उनसे डिस्कस करेंगे। जो वकीलों की बात करेगा वकील उसकी तरफ जाएंगे, और यहाँ सरकार की किसकी आएगी? वकील साहब लोगों के पास जानकारी क्या आ रही है दिल्ली चुनाव के बारे में? दिल्ली चुनाव के बारे में जानकारी ये आ रही है, तो तीनों पार्टी सब भ्रष्ट हैं, सब पैसे के पीछे पड़ी हुई हैं सारी। हमें किसी की पार्टी विश्वास नहीं रहा। जो ये कहे, जो हमें ये बोलेगा कि हम वकीलों के लिए वेलफेयर स्कीम ला रहे हैं, वकीलों के हित में, और हमारे जो प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं, उसको वकील वोट देंगे और जिताएंगे भी। हमने किरण बेदी को हराया था, अब की बार इन तीनों पार्टी को दिखा, हम चौथी पार्टी को जिता सकते हैं। चौथी पार्टी RLD है, उसके अलावा जी आपकी ममता बनर्जी है, और हमारी अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी। हमें अगर वकीलों को 70 सीटों पर लड़ना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी कैंडिडेट हम लड़ने के तैयार हैं। अपने कैंडिडेट लेकर आएंगे। मैंने बोला है जो वकीलों की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। अरविंद केजरीवाल राज कर रहे हैं जो दिल्ली पे, कैसा काम रहा उनका? काम तो जी सबका ही खराब है हमारे हिसाब से। जो हमें कुछ मिलेगा तो अब बढ़िया मानेंगे हम। हाँ, ये तो बात सच है। क्या मिलना चाहिए वकीलों को वेलफेयर स्कीम है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अलावा हमें हमारे हाउसिंग सोसाइटी के लिए हमें लैंड मिलनी चाहिए। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जो हम रिक्वेस्ट बार बार करते हैं, सरकार नहीं कर रही हमारे लिए। तो सरकार हमारे लिए तो भी सारी ऐसी है जी। हमें कुछ मिलेगा जब सबको मिल रहा है, और हम तो अपना राइट मांग रहे हैं। हम तो फ्री बीज वाली बात ही नहीं कर रहे। जो हम वेलफेयर स्टाम्प हमारा लगता है, हम फीस दे रहे हैं वकील सरकार को केस लड़ने के लिए, उसका भी हमें वापस नहीं मिल रहा। जो हम दे रहे हैं उसका तो वापस करो भाई। तो किसी को उम्मीद है? उम्मीद तो भाई साहब अभी तो किसी, जब तक आश्वासन नहीं मिला किससे उम्मीद करें। अभी हमारे पास सारे आप लोग के पास पॉलिटिकल पार्टी आती है, बीजेपी वाले भी आते हैं, यहाँ पे CM साहब भी आए थे अभी,
कह रहे हैं, लेकिन इस तरह का आश्वासन हमारे लीडर्स ये कह रहे हैं, लीडरान जो हमारे हैं कमेटी वाले, कि भाई अभी हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पे विश्वास नहीं जम रहा है, थोड़ा सा हमारे और नेगोशिएशन चल रही है, हम कुछ ही दिन बाद हम ओपन कर देंगे। क्या नाम है सर आपका? संजीव झा। आप भी वकील हैं? जी। ड्रेस में नहीं ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। क्या लग रहा है दिल्ली में आपको? हमारे बड़े भाई तो सारा कुछ बता ही दिए उसमें। कहाँ कुछ बताया? वो तो कह रहे जो वकीलों के लिए कुछ करेगा वो करेंगे, कुछ बता ही नहीं रहे। आप बताइए क्या चल रहा है? वकील के वेलफेयर के लिए काम वकील साहब लोग अपना हो यार, दिल्ली बताइए, दिल्ली में क्या लग रहा है? वकीली छाया हुआ और कौन आएगा महाराज? अच्छा तो मर्ज़ा आप बताइए क्या है दिल्ली का माहौल? देखो जी, दिल्ली का माहौल, क्योंकि आप कोर्ट में खड़े हो तो निश्चित तौर पे यहाँ तो अधिवक्ताओं की बात होगी। हो गई अधिवक्ताओं, आप नागरिक भी क्यों ना दिल्ली के, आप दिल्ली के वोटर भी हैं आप। वकील हैं, उसके बाद नागरिक। अरे भाई चुप रहेगा तू, परमानेंट कमेंट्री चल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम नागरिक भी हैं, और क्योंकि मैं तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। बीजेपी के साथ गठबंधन में है तो हमें तो उम्मीद है कि दिल्ली में एक बदलाव की कोशिश करेंगे। आप लोगों के यहाँ गठबंधन में कुछ सीट मिल रही है? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है, आज कल में हमारी डिसाइड हो जाएगा गठबंधन का, तो उसके बाद में लड़ेंगे। बाकी कोर्ट में हम खड़े हैं तो ये बात जरूर है कि वकीलों की जो बात करेगा, जो अभी पहले भी बात आई, राज तो दिल्ली पे वही करेगा, क्योंकि जब अधिवक्ताओं ने जिसका साथ दिया है वही पार्टी सेंटर में भी आई है, स्टेट में भी आई है। तो आपकी पार्टी ने जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन, उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया वकीलों के लिए? बिल्कुल, हम वकीलों के लिए भरपूर काम करेंगे, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में रहे तो वहाँ पे भी, चाहे हाईकोर्ट बेंच का मामला हो या कोई भी मामला हो, हमारे चौधरी साहब ने, जयंत चौधरी जी ने हमेशा अधिवक्ताओं के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। पीछे आपकोट में लाठीचार्ज हुआ, गाजियाबाद की बात है, सबसे पहले हमारी पार्टी की तरफ से उसमें कॉमेंट आया है कि भाई ये गलत हो रहा है, और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हमने हमेशा से की है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलो ठीक है। बाकी ये हम दिल्ली में 30,000 कोर्ट में थे, वकील साहब लोगों से उनकी राय जान रहे थे चुनाव के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं। ऐसे और तमाम जगहों पे जाते रहेंगे, अलग अलग वर्गों से आपको यूँ ही मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।